बच्चों, मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय विद्युत धारा का एक टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों को कैसे जोड़ते हैं, कितने प्रकार से जोड़ते हैं, आप पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि सेलों को हमें जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेल का काम क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में मेरे साथी अध्यापक बता चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सेल का काम क्या है। देखिए, शॉर्टकट में बताऊंगा बहुत जल्दी करके, चूँकि टॉपिक मेरा सेलों का संयोजन है। हमारे पास जो चालक होते हैं, चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। अब अनियमित जब गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हम उस पर लगाते हैं सेल या बैटरी। सुना होगा आपने, बैटरी लगाते ही या सेल लगाते ही वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे बल लगता है, और बल लगने से वो निश्चित दिशा में चल पड़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का चलना यानी आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है और धारा बहने लगती है। कुल मिला के बैटरी का जो काम है या सेलों का जो काम है वो है चालक में ऊर्जा देकर, चालक में ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉनों को अर्थात आवेशों को चलाना। ये काम सेल का है। अब सेलों के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी। हमारी जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल हमारे दैनिक जीवन के कामों में इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं दे पाती कि उससे दैनिक जीवन के काम किए जा सके। जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी का सेल्फ लगाना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो उसमें अगर सिंगल सेल हम लगा देंगे तो सिंगल सेल चालक में इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जाएं और गाड़ी के सेल्फ को चला दें और गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो सिंगल सेल के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि सिंगल सेल द्वारा दी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों से कुछ काम करा दे। तो हमें ज़रूरत पड़ी सेलों के संयोजन की। तो सेलों को हम किसी परिपथ में मुख्यतः 3 प्रकार से जोड़ते हैं। तो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे श्रेणी संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम में सेलों को कैसे जोड़ेंगे, देखिए। सेल का जो प्रतीक होता है ये प्लस, ये माइनस, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R। ये पहली सेल। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब एक सेल के बाद दूसरी सेल जोड़ते जाना। प्लस, ये माइनस टर्मिनल हो गया। ऐसे हमने एक सेल जोड़ दी, फिर दूसरी जोड़ दी, ये तीसरी जोड़ दी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम यहाँ जोड़ेंगे NV सेल। ये हमारी NV सेल हमने यहाँ जोड़ दी। इसमें एक बात ध्यान रखना है, एक सेल का नेगेटिव, एक सेल का पॉजिटिव, फिर सेल का नेगेटिव, अगली सेल का पॉजिटिव। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम। एक सेल के पॉजिटिव नेगेटिव से अगली सेल का पॉजिटिव, फिर अगली सेल के नेगेटिव से अगली सेल का पॉजिटिव, ऐसे ही अगली सेल के नेगेटिव से अगली सेल का पॉजिटिव। इस प्रकार से बनेगा श्रेणी क्रम, यानी एक सेल के बाद दूसरी सेल जोड़ते जाना। बस ध्यान रखना कि एक सेल का नेगेटिव, फिर दूसरी का पॉजिटिव, फिर अगली सेल का नेगेटिव, फिर दूसरी का पॉजिटिव। ऐसे करते करते श्रेणी क्रम बन जाएगा। कितनी सेलें जोड़ी हैं मैंने यहाँ, 1 2
3 फिर यहाँ 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये nv सेल है। अब n सेल जोड़ दी, n का मान कुछ भी हो सकता है, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। और ये सेलें, सभी सेल जो मिला के जब सेलों को आपने जोड़ दिया तो ये बन जाती है एक बैटरी। ये क्या बन जाती है? एक बैटरी बन जाती है। और ये बैटरी किसी बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही है। मान लो धारा भेज रही है I। जैसे आपने देखा होगा जो बैटरा होता है आपके घर में इन्वर्टर वाला, उसे अगर खोल के देखा जाए तो उसके अंदर जनरली रूप से कहा जाता है कि प्लेट होती है, प्लेट। वो प्लेट का मतलब ही छोटी छोटी सेल हैं। ये सेल, इन छोटी छोटी सेलों को मिला के ही हमारे घर का जो इन्वर्टर का बैटरा है वो बन जाता है। तो एक ये वाला तार होता है जो आप देखते हैं, बाहर जो निकला होता है इन्वर्टर का जो तार बनता है, एक ये होता है और एक ये वाला होता है जिसमें आप तार बांधते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस, ये सब अंदर होता है। उसके बाहर आपको ये दिखाई देगा, एक ये प्लस और एक ये माइनस। तो सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ के जो बनेगी वो बनेगी एक बैटरी। मान लो ये बैटरी क्या कर रही है, इस बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही है। यह प्रतिरोध आपका पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो है R बाह्य प्रतिरोध है। तो इसकी थ्योरी चित्र के अनुसार क्या बनेगी, माना विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ये सेलें किसी बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा प्रवाहित करा रही हैं। तो यहाँ तक की थ्योरी हमने लिखी इसकी ये। अब आगे देखिएगा, अब हमें देखना है ये धारा है कितनी बनेगी, ये धारा कितनी बनेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये जो पूरी बैटरी है जिसमें सेलें जुड़ी हुई हैं। ये जो पूरी बैटरी है, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, छठी, इसमें n सेल जुड़ी हुई हैं। तो ये जो सेलें हैं इनसे बनी हुई जो बैटरी है, ये बैटरी पूरी की पूरी बैटरी है। इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? देखिए विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा, ये वो ऊर्जा होती है, सेल के अंदर वो एनर्जी होती है जो परिपथ में आवेश को चलाती है। तो इसका सीधा तरीका भी है कि श्रेणी क्रम में इस सेल का विद्युत वाहक बल E, तो इसका E दोनों का मिलकर 2E हो जाएगा, फिर इसका E ये 3E हो जाएगा। ऐसे जोड़ दो, या थोड़ा सा इसे लॉजिकली समझो। लॉजिकली कैसे? मान लो यहाँ से कोई आवेश चला, कोई भी आवेश यहाँ से चला, वो यहाँ इस सेल से गुजरा। जब वो आवेश इस सेल से गुजरेगा तो कितनी ऊर्जा लेगा? E। फिर वही आवेश अगली सेल से गुजरा तो वो कितनी ऊर्जा लेगा? E यहाँ से ले ली थी, E यहाँ से लेगा तो कितनी ऊर्जा ले लेगा? 2E। फिर वो आवेश यहाँ से गुजरेगा, समझने के लिए बता रहा केवल लॉजिकली। तो पहले कितनी ऊर्जा ले ली थी उसने? इस सेल से E ली, इससे भी E ली, इससे भी E ली, तो यहाँ तक आने में उसे कितनी ऊर्जा मिल गई? 3E ऊर्जा मिल गई। ऐसा समझिए जैसे कोई चीज़ चल रही है, एक आदमी ने धक्का लगाया, ऊर्जा मिली। फिर वो आवेश यहाँ पहुँचा, इसने भी धक्का लगाया और ऊर्जा मिली, इसने भी धक्का लगाया और ऊर्जा मिली। तो जब आवेश यहाँ को गुजरेगा इन सेलों के अंदर, तो प्रत्येक सेल से कितनी ऊर्जा लेगा? हर सेल से ऊर्जा लेगा E। तो यहाँ कितनी सेलें हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 n सेलें हैं। तो जब ये आवेश कहाँ से गुजर जाएगा? परिपथ में चलने वाला आवेश कहाँ से गुजरेगा? जब ये गुजरेगा n सेलों से। किससे गुजरेगा? n सेलों से। तो कितनी ऊर्जा ले लेगा? NE ऊर्जा वो ले लेगा। और विद्युत वाहक बल एक तरह की ऊर्जा ही होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? n सेलों का विद्युत वाहक बल। सीधा भी याद रख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं। इसका E है, इसका E है, इसका E है, तो सारे विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में। ऐसे याद रख लो। या जैसे मैंने बताया विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा होती है।
तो जब हर एक सेल से आवेश गुजरता जाएगा तो यहाँ से गुजरेगा तो ई ऊर्जा लेगा, यहाँ से गुजरेगा तो ई ऊर्जा लेगा, यहाँ से गुजरेगा तो ई ऊर्जा लेगा, और जब एन सेलों से गुजरेगा तो कितनी ऊर्जा लेगा वो, एन ई ऊर्जा लेगा। तो ये विद्युत वाहक बल हो गया सभी सेलों का। इसे अगर आप खोल के लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कहाँ तक, एन पदों तक। ई इसका विद्युत वाहक बल, ई इसका, ई इसका, ई इसका, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा जुड़ के एन ई। तो एन ई हो गया भैया एन सेलों का विद्युत वाहक बल या पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल। या शॉर्टकट में ऐसे ही बताते हैं ज़्यादातर कि भाई श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सभी विद्युत वाहक बलों को जोड़ दिया। जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कितना प्रतिरोध है इस पूरी बैटरी का वो निकालो, और फिर पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालो। एन सेलों का प्रतिरोध, एन सेलों का या पूरी बैटरी का, इसे बैटरी भी कह सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसे अलग से दिखाऊं तो ये आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये कौन से क्रम में है, यहाँ देखो ये आर, फिर ये वाला आर, फिर ये वाला आर, ऐसे ही ये सारे आर कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। तो एन सेलों का प्रतिरोध क्या बन जाएगा, अगर मैं इसे कहूं कि ये आर एस है, केवल सेलों का, एन सेलों का प्रतिरोध क्या है, आर एस। तो कैसे जोड़ोगे, आर प्लस आर प्लस आर, कहाँ तक, एन पदों तक। तो आर एस क्या बनेगा, आर एस बन जाएगा एन आर। ये बन गया भाई इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अब आप जानते हैं इन सब का हमने एक बना लिया, इन सब का एक बना लिया, तो इसे एक बना दो, चित्र से समझो। इन सब सेलों का प्रतिरोध क्या हो गया, एन आर, और इसके साथ देखो कौन जुड़ा हुआ नीचे, यहाँ देखो नीचे इसके साथ जुड़ा हुआ है आर। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम सेल को भी दिखाना चाह रहे तो सेल को भी ऐसे दिखा सकते हैं आप। ये मैंने सारी सेलें दिखा दी यहाँ, ये समझिए आप जितनी भी थी, इनका जो विद्युत वाहक बल मैंने क्या दिखा दिया, एन ई हो गया सबका, और ये सारे प्रतिरोध मिलके कितने हो गए, एन आर हो गए, और ये बाह्य प्रतिरोध हो गया आर। ये सारी सेल है ना, ये इकट्ठी दिखा दी है, समझिए। तो इन सब का विद्युत वाहक बल कितना बना, एन ई, और ये सारे प्रतिरोध मिलके क्या बने, एन आर बने। अब इसके साथ कौन लग रहा है, आर और लगा हुआ है। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या बनेगा भाई, पूरे परिपथ का आर टी, टी फॉर टोटल, टी लिखो ना लिखो, कुल प्रतिरोध मैंने लिख दिया है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध। टी लिख सकते हैं, टी फॉर टोटल, नहीं तो खाली आर भी लिख सकते हैं, पर आर हम इसे ले चुके, इसे आर मत लिखना, आर टी ही लिखना, टी फॉर टोटल। आर तो आप इसे ले चुके ना। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना बन गया, ये और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, एन आर और आर। तो ये सीधे जुड़ जाएंगे, आर एस प्लस आर, तो आर टी, टी फॉर टोटल, यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर एस की वैल्यू हो गई एन आर, और ये हो गया आर। तो ये बन गया हमारा पूरे परिपथ का प्रतिरोध। पूरे का मतलब इस सारे के सारे का प्रतिरोध बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एन सेलों से प्रवाहित धारा I बराबर, फॉर्मूला होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो
तो I इज इक्वल टू हो गया, कुल विद्युत वाहक बल देखिए कितना बना था हमारा Ne, और कुल प्रतिरोध हमारा कितना बना था RT। RT की वैल्यू होगी NR प्लस R। ये हुई हमारी करंट जो कहाँ से चलेगी, इन सेलों से इस प्रतिरोध में चलेगी। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, यदि मेरे पास केवल एक सेल हो, यदि मेरे पास क्या हो, केवल एक सेल हो, यहाँ बनाता हूँ मैं, केवल एक सेल प्लस माइनस आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध R, इस सेल का विद्युत वाहक बल हो गया E। मान लो इससे जो करंट आ रही वो I डैश है। तो अगर एक सेल हो तो एक सेल से प्राप्त धारा I डैश बराबर कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला, कुल विद्युत वाहक बल कितना है उसका E है, और कुल प्रतिरोध कितना है R, और R श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R, ये हो जाएगा इसका कुल करंट जो इससे निकलेगी एक सेल से। अब हमने ऐसा क्यों करा कि भाई तुम्हें हमने क्या समझा दिया, हमने समझा दिया तुम्हें कि भाई n सेलों से यानी बैटरी से कितनी करंट आएगी और एक सेल होती तो कितनी करंट आएगी। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यदि NR लेस यदि NR का मतलब ये जो पूरी बैटरी का जो प्रतिरोध है अगर ये बहुत कम हो किससे, बाह्य प्रतिरोध से। फिर से सुनिएगा, यदि NR का मतलब इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किससे कम हो, बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, तो बहुत कम चीज़ को हम नगण्य मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 में NR को व समीकरण 2 में R को R की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। जो चीज़ छोटी है इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए, तो समीकरण 1 में हमें किसे छोड़ देना है, NR को छोड़ देना है, और समीकरण 2 में हमें R को छोड़ देना है। तो अब समीकरण 1 क्या बन जाएगी, I का मतलब, तो N सेलों से प्राप्त धारा I बराबर, ये क्या बनेगी, आपने इसमें से किसे छोड़ दिया, NR को छोड़ दिया, तो NE अपॉन R बन जाएगा। ये समीकरण हो गई 3। और अब समीकरण 2 की बात करो तो क्या बनेगा, एक सेल से प्राप्त धारा I डैश, इसमें भी हम R को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, I डैश बराबर E अपॉन R। कुछ किताबों में यहाँ लगभग का निशान लगाया गया है, और इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखो, समीकरण 3 और 4 को देखिए, E अपॉन R की वैल्यू क्या है, E अपॉन R की वैल्यू I डैश है। तो समीकरण 3 व 4 से क्या बनेगा, I बराबर N तो रह चुका तू, और E अपॉन R क्या हो गया, I डैश। N सेलों से प्राप्त धारा I बराबर, ये बराबर यहाँ आना था, मैं यहाँ लगा रहा हूँ चूंकि जगह कम है उधर, N गुणा एक सेल से प्राप्त धारा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लो एक सेल से धारा आती है
2 एम्पियर। एक सेल से कितनी करंट आती है? 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2, और सेलें लगा रखी है आपने 5, मान लो 5 सेल लगा रखी। तो यहाँ देखिए, मान लिया एक सेल से करंट आती है 2 एम्पियर और सेल लगाई आपने 5, किसमें? श्रेणी क्रम में। तो पूरी बैटरी कितना करंट देगी आपको? तो पूरी बैटरी करंट देगी आपको I बराबर आपका फॉर्मूला N नंबर ऑफ सेल गुणा एक सेल की करंट होगी 2, तो I बराबर 5 दूनी 10 एम्पियर करंट आपको बैटरी से मिल जाएगी। तो जहां आपको करंट अधिक चाहिए, कुछ हमारे दैनिक जीवन में ऐसे उपकरण है जहां जो ज़्यादा करंट पे चलते हैं, जैसे गाड़ी का सेल्फ है, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए उसे स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक सेल से गाड़ी के सेल्फ को नहीं चला सकते, एक सेल से नहीं चला सकते, तो हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारी करंट चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली, जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जितनी आप सेलें जोड़ोगे वो N होगा, यहाँ से देखिएगा वो N होगा, और जितनी करंट एक सेल से आ रही है वो वैल्यू यहाँ भरेंगे, तो आपको करंट N गुने में होके मिल जाएगी। तो याद रखना, अगर आपको बहुत अधिक करंट चाहिए तो आपको बहुत कम प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। फिर से सुनिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए तो आपको बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तो बाह्य प्रतिरोध में करंट N गुना होकर आएगी। मैंने समझा दिया कैसे होकर आएगी। ये था आपका सेलों का श्रेणी संयोजन। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेलों का समांतर संयोजन। इसमें एक टॉपिक और रह गया भाई, जरा एक केस और देख लो इसका भी। उससे पहले यहाँ मैं मिटा देता हूँ, इसी में करूँगा दूसरा केस। इसी श्रेणी संयोजन में एक केस और रह गया, समझ लीजिए। यदि इस बार ऐसे करेंगे, यदि ये बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो बाह्य प्रतिरोध R से, तो अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में R को 1 व सीधा लिखते हैं, 1 व 2 में R को नगण्य मान लेते हैं। फिर से सुनिएगा, यदि ये बैटरी जो आपने बनाई श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ के, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत कम हो, तो समीकरण 1 और 2 में हम R को छोड़ देंगे। तो जो हमारी बनेगी एक सेल से प्राप्त धारा, उसमें यहाँ से देखते हैं क्या बनेगा, एक सेल से प्राप्त धारा ये और N सेलों से प्राप्त धारा ये। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे पहले, तो N सेलों से प्राप्त धारा कितनी बनेगी, अब I बराबर N E, किसे छोड़ देना है इस बार, R को छोड़ देना है, तो R को छोड़ के यहाँ बनेगा N R, N से N कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू बनेगा E अपॉन R। ये समीकरण हो गई हमारी। इससे पहले 4 बन गई थी तो ये 5वीं बनेगी ये। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 में भी यही करेंगे, R को छोड़ देंगे, बड़े R को, ये I डैश है, यहाँ क्या बनेगा E अपॉन R। ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब समीकरण 5 व 6 को देखिए आप, 5 और 6 में देखो दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो I इक्वल टू I डैश। इसका मतलब I क्या है, N सेलों से प्राप्त धारा, I डैश क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से हम N हटा देंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, ये यहाँ के बाद ऊपर I क्या है, N सेलों से प्राप्त धारा बराबर I डैश क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा। तो अगर हमने क्या काम करा, ऐसी सेलें जोड़ी यहाँ पे कि जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत अधिक हो और बाह्य प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, तो आपको इन सेलों को जोड़कर भी करंट कितनी मिलेगी, एक सेल जितनी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ बहुत अधिक प्रतिरोध की बैटरी बना दी, सेलें जोड़ जोड़ के क्या बना दी, बहुत अधिक प्रतिरोध की बैटरी आपने बना दी, सेलों को जोड़ जोड़ के
तो और उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है और बाह्य प्रतिरोध कम है, तो मान लो एक सेल से करंट आती है 2 एम्पियर। कितनी आती है? 2 एम्पियर। तो यहाँ 2 भरो, तो एक सेल की करंट बराबर n सेलों की करंट हो जाएगी। तो आप 10 सेल जोड़ो या 20 जोड़ो या 30 जोड़ो, करंट कितनी मिलेगी? एक सेल जितनी ही मिलेगी। इसलिए अगर हमें यहाँ हमने क्या करना है कि अगर बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली आपने सेलों को जोड़ के आपने बैटरी बना दी, तो वो बैटरी आपको एक सेल जितनी ही करंट देगी। इसलिए धारा का लाभ अगर आपको लेना है तो श्रेणी क्रम में आपको, इससे पहले वाला केस आपने पढ़ा है, बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को ही जोड़ना चाहिए। अब अगला टॉपिक है इसमें सेलों का समांतर संयोजन। अगला इसमें है भैया समांतर संयोजन। देखिए अब हम क्या करेंगे, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। हर सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है। ऐसे ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे ही चौथी सेल आएगी। फिर 5वीं सेल आएगी, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसी ये nवीं सेल हमने कोई लगा दी यहाँ। विद्युत वाहक बल सब सेलों का E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। प्रत्येक सेल का प्लस पॉइंट एक बिंदु से जुड़ा है, प्रत्येक सेल का माइनस पॉइंट किसी एक बिंदु से जुड़ा है। तो ये बनेगा हमारा समांतर संयोजन। कितनी सेलें लगाई इसमें? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये nवीं सेल है। और ये सभी सेल मिलके क्या कर रही हैं? किसी प्रतिरोध R में करंट दे रही हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या था कि एक सेल का नेगेटिव, फिर दूसरी का पॉजिटिव, फिर अगली का नेगेटिव, फिर दूसरी का पॉजिटिव, ऐसे जुड़ा हुआ था श्रेणी क्रम में। पर समांतर में क्या है? समांतर में हर एक सेल का प्लस पॉइंट एक बिंदु से, और उसी सेल, जितनी भी सेलें आपने लगाई उन्हीं के जो ऋण ध्रुव हैं, नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं, वो किससे जुड़े हैं? किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। देखो इन सेल के सारे प्लस एक बिंदु पे जुड़ गए और इन सेल के सारे नेगेटिव एक बिंदु से जुड़ गए। तो ये बन गया हमारा क्या? समांतर क्रम बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, इससे पहले थ्योरी लिख लेते हैं। माना विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ये सेलें किसी बाह्य प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित कर रही हैं। अब आप जानते हैं, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा प्रतिरोधों के संयोजन में, कि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल सेम रहता है। अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल E है तो इसका भी E होगा, इसका भी E होगा। यानी अगर हम एक वोल्टमीटर लगाएं, उसका एक तार यहाँ जोड़ें और एक तार वोल्टमीटर का यहाँ जोड़ें, तो वो हमें कितनी वोल्टेज बताएगा? जितनी प्रत्येक सेल की वोल्टेज है, यानी जितना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है। फिर से समझिएगा, समांतर क्रम में जुड़ी सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E ही होगा। श्रेणी क्रम में तो विद्युत वाहक बल जुड़ जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? यहाँ इन दोनों सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल बनेगा
वो ई ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं एन सेलों का विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में है, इसलिए ई रहेगा। इनके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? ई रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे जो प्रतिरोध हैं कौन से क्रम में है? आर 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 आर, ये समांतर क्रम में है। तो अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ऐसे हैं, देखो ये पहली सेल का प्रतिरोध आंतरिक, ये दूसरी का, ये तीसरी सेल का, ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे ये एनवी सेल का। ये सारे प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप पहले इनका नेट निकालें, तो हम क्या लिखेंगे? सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो पहले सेल कह लो, सभी सेल कह लो, या बैटरी कह लो, इसे यहाँ से यहाँ तक की एक बैटरी मान सकते हैं। तो मान लो इन सभी सेलों का तुल्य प्रतिरोध आर पी है। तो आप जानते हैं समांतर क्रम में इन्हें उल्टे जोड़ते हैं, तो हम इन्हें जोड़ के क्या लिखेंगे? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यहाँ तक n पदों तक। तो 1/r p इज इक्वल टू पी फॉर पैरेलल यानी समांतर, 1/r 2/r 3/r, कहाँ तक है? n/r तक। तो आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा r/n। ये हो गया ये प्रतिरोध सारा का सारा, ये जो आपने सेलें लगा रखी। अलग से बना के दिखाता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो सारी सेलें बना दी मैंने। और इसका जो प्रतिरोध आ गया इन सब का मिलके वो आ गया R/n, आर पी की वैल्यू हो गई है। और जो विद्युत वाहक बल आया इस पूरी सेलों का वो कितना आ गया भाई? वो आ गया E। ये मैंने कई सारी इसलिए दिखा दी कि जिससे आपको बड़ी बैटरी दिखाई दे, इसे आप एक भी दिखा सकते हैं। और ये हो गया बाह्य प्रतिरोध R। या मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये सब समांतर क्रम में है, तो आप इसे एक बैटरी नुमा भी दिखा सकते हैं। ये बस समझो ये सारी सेलों के मिला के तुल्य सेल है। ये जो ना ये सेलें सारी मिला रखी, इनके मिला के तुल्य सेल ये बनेगी। तो इन सब का तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा? R/n बनेगा। बाह्य प्रतिरोध क्या लगा दिया हमने? R लगा दिया। तो अब देखो ये RP और ये R कौन से क्रम में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। अब निकालेंगे पूरे परिपथ का प्रतिरोध। पूरे परिपथ का प्रतिरोध RT फॉर टोटल मान लेते हैं यहाँ। तो RP प्लस R, चूँकि श्रेणी में है दोनों, तो RT इज इक्वल टू RP की वैल्यू हो गई R/n और प्लस R। तो ये हो गया इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध। अब यहाँ से करंट कितनी निकलेगी? तो लिखेंगे N सेलों से प्राप्त धारा I बराबर, फॉर्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल हो गया E, और कुल प्रतिरोध जो हमारा है वो हो गया R/n प्लस R। इसका आप एलसीएम ले लें,
I इज इक्वल टू एन ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा R प्लस एन आर। ये बनेगी समीकरण 1। तो ये हो गई हमारी एन सेलों से प्राप्त धारा। यहाँ के बाद अगर हम एक सेल जोड़ें तो वहाँ से हमें कितनी करंट मिलेगी? अगर एक सेल जोड़ें, खाली एक सेल हो हमारे पास जिसका प्रतिरोध R हो, विद्युत वाहक बल E हो और बाह्य प्रतिरोध R में करंट दे रही हो, तो एक सेल अगर होगी तो I डैश बराबर विद्युत वाहक बल हो गया E, प्रतिरोध हो गया कुल R प्लस R, श्रेणी क्रम में है ना दोनों। तो ये होगी एक सेल की धारा। अब इसमें फिर पहले की तरह से हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, यदि R लेस हो NR से, जब R छोटा है, R का मतलब प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है NR से, तो समीकरण 1 व 2 में R को नगण्य मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 क्या बन जाएगी? I मतलब क्या? एन सेलों से प्राप्त धारा कितनी हो जाएगी? NE अपॉन R को आपने छोड़ दिया NR, और ये बनी समीकरण हमारी 2 बन गई थी 3। ये क्या थी? एन सेलों से प्राप्त धारा। अब यहाँ क्या था? इसके बाद एक सेल से प्राप्त धारा, वो थी I डैश, उसमें भी हम स्मॉल r को छोड़ देंगे तो I डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा? E अपॉन R। तो n से n कैंसिल हो गया था यहाँ पे, तो समीकरण 3 व 4 से आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू I डैश, यानी कि n सेलों से प्राप्त धारा बराबर एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें, बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें समांतर क्रम में जोड़ोगे तो n सेलों से भी एक सेल जितनी करंट मिलेगी। अब इसका सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में क्या है इसके? यदि R बड़ा हो NR से, इस बार R बड़ा है, तो समीकरण 1 में NR को तथा समीकरण 2 में R को नगण्य मान लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या बनेगी। समीकरण 1 से n सेलों से प्राप्त धारा, देखिएगा I बराबर, इसमें से आपने किसे छोड़ दिया? इसमें से आपने NR को छोड़ दिया, तो क्या बना? NE अपॉन R। ये बनी हमारी समीकरण 5। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में हम किसे छोड़ेंगे? समीकरण 2 में हम R को छोड़ देंगे। एक सेल से प्राप्त धारा I डैश बराबर, वहाँ से आप R को छोड़िएगा, बड़े R को, तो क्या बनेगा? E अपॉन R बनेगा। अब समीकरण 5 व 6 से देखिएगा
ई अपॉन आर की वैल्यू आई डैश हो गई, तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर देखिएगा ये एन, और ई अपॉन आर की वैल्यू क्या बन गई, आई डैश। तो अब क्या हुआ, ये एन सेलों से प्राप्त धारा बराबर एन गुणा एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब हुआ यदि आप बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलें, बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में लगाएंगे तो आपको धारा एन गुनी होकर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला, अगर हर सेल से आने वाली करंट आई डैश 2 एम्पियर है, आई डैश, और आपने एन बराबर 5 सेल यहाँ लगाई हैं, तो आपको यहाँ मान भर के देखिएगा 10 एम्पियर करंट मिल जाएगी, बशर्ते कि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो अब आपने पढ़ लिया कि श्रेणी क्रम में करंट मैक्सिमम कब मिलेगी और समांतर क्रम में करंट मैक्सिमम कब मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पूरी वीडियो को देखना।